दोस्तों आज हम छतरी वाली मूवी की कहानी सुनने वाले हैं। कहानी शुरू होती है दो फैमिली से जो आमने सामने बैठी हुई है। यहाँ शादी की बात हो रही थी। लड़के वाले लड़की देखने के लिए आए हुए थे। बातचीत अच्छी चल रही थी। लड़का एक कंपनी में अच्छे पोस्ट पर था, मगर लड़की के फादर ने पूछा कि बेटे तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है। सवाल बड़ा सिंपल था। लड़के वाले ये बताने में हिचक रहे थे, पर जब बार बार एक ही सवाल पूछा गया तो लड़के ने बताया कि वो कैंडू कॉन्डम्स नाम की कंपनी में काम करता है। ये सुनकर ही लड़की वालों को लगा कि ये कॉन्डम की कंपनी में काम करता है। बस ये रिश्ता वहीं ख़त्म हो गया। अगले दिन ये लड़का अपने ऑफिस जाता है और अपने बॉस को कहता है कि आज से मुझे यहाँ काम नहीं करना है। बॉस ने पूछा कि क्या हुआ, तो लड़के ने कहा कि अगर मैं यहाँ काम करूँगा तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं अपने दोस्तों से क्या कहूँगा कि मैं कॉन्डम की कंपनी में काम करता हूँ। बॉस ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने कहा कि नहीं, मतलब नहीं। इसके बाद हम करनाल शहर को देखते हैं, जहाँ मिलते हैं इस कहानी की हीरोइन सान्या से, जो बच्चों को केमिस्ट्री सिखा रही है। सिर्फ सिखा ही नहीं रही है, बल्कि गजब गजब के जादू भी दिखा रही है, क्योंकि सान्या को केमिस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज है और उसकी माँ को ताश का, जो हमेशा अपने मोहल्लों के लड़के के साथ ताश खेलती रहती थी और हमेशा अपनी बेटी से डांट सुनती। आज सान्या का इंटरव्यू था, तो वो इंटरव्यू के लिए जाने वाली थी। इसके बाद हम देखते हैं कालरा पूजा भंडार नाम के एक शॉप को, जिसमें पूजा की सारी चीज़ें मिलती है, जिसे ऋषि कालरा संभालता है, एक बड़ा ही गुणी और सुलझा हुआ नौजवान। आज दुकान पर आने के बाद सारी चीज़ों को देखकर उसे कहीं जाना था। वो वहाँ से बस पकड़कर कहीं जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसी बस में सान्या भी आती है। उसे सीट नहीं मिलती तो वो खड़ी थी। ऋषि ने सोचा कि लेडीज़ है तो बैठने दे देता हूँ। उसने उसे बैठने को कहा, पर सान्या उल्टा गुस्सा हो गई। वो कहने लगी कि क्या सिर्फ खूबसूरत लड़की को ही सीट देते हो। वो बैठी भी नहीं और उसे सुना भी दिया। पर थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत उस बस में आई। ऋषि ने उसे सीट दे दिया। ये देखकर सान्या को बुरा लगा। उसने सोचा सॉरी बोल दो, पर वो चला गया। अगले दिन सान्या पतंग उड़ा रही थी, वो भी पतंग में 2000 का नोट चिपकाकर। एक छोटा बच्चा यह देखता है कि 2000 का नोट, तो वो उस पतंग को फंसा कर खींच लेता है। उसके साथ उसके फादर भी थे। दोनों मिलकर उस पतंग के धागे को तोड़ने की कोशिश करते, पर वो टूटता नहीं। इतने में सान्या वहाँ आ जाती है। वो कहती है कि पतंग उड़ाना नहीं आता तो गुब्बारा उड़ाओ, चीटिंग क्यों करते हो। इतने में रतन जी कहते हैं कि चीटिंग हम नहीं तुम कर रही हो, लोहे का धागा कौन उड़ाता है। वो कहते हैं कि आओ और इसे तोड़ कर दिखाओ और ऊपर से 2000 लेके जाना। सान्या जाती है और एक नींबू लगाकर धागे को तोड़ देती है। अब ये देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई किया कैसे। तब सान्या उन्हें पूरा केमिस्ट्री समझा देती है और वहाँ से चल देती है। दोस्तों रतन जी ही कैंडू कॉन्डम्स के मालिक थे और उन्हें कोई सान्या जैसा ही चाहिए था। अगले दिन वो सान्या का पीछा करने लगे। वो बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही थी। ये भी जाकर वहाँ खड़े हो जाते हैं। सान्या को लगा कि ये अपने बेटे की ट्यूशन के लिए यहाँ आए हैं। ये उनसे बात करने लगती है। थोड़ी देर बात होने के बाद रतन जी उसे जॉब ऑफर देते हैं। पहले तो ये समझ नहीं पाती कि ये किस चीज़ का जॉब है। तब वो पेपर पर दिखाते हैं। वो उसे कॉन्डम टेस्टिंग के लिए रखने वाले थे। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो उसे 30,000 महीने ऑफर करते हैं, पर इसके बाद 35,000, पर वो नहीं मानती। उल्टा उसके पीछे चप्पल लेकर दौड़ती है। पर सान्या की लाइफ भी बड़ी तंग चल रही थी, तो बहुत सोचने के बाद वो उस कंपनी में जाती है और कहती है कि अगर आप 50,000 दोगे तब काम करूंगी। रतन जी कहते हैं ज़्यादा है पर ठीक है, और वो कहती है कि किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं यहाँ काम करती हूँ। वो कहते हैं बिल्कुल, पर रतन जी कहते हैं कि आपको कम से कम 1 साल तक यहाँ रुक करके काम करना होगा, इससे पहले आप नहीं छोड़ सकते हैं। ये भी मान जाती है और ये खुशखबरी जाकर अपनी माँ को सुनाती है। पर जब वो पूछती है कि जॉब कहाँ पर लगी, तब ये कहती है कि एक छतरी बनाने की कंपनी है। अब अगले दिन ये ड्यूटी ज्वाइन करती है। रतन जी उसे सारा लैब दिखाते हैं। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उनके कॉन्डम अच्छी क्वालिटी के नहीं बन पाते थे, वो फट जाते थे। इसे ही ठीक करना था सान्या को। उसने अपना काम शुरू किया। वो मन लगाकर काम करने लगी। वो धीरे धीरे पकड़ पाई कि आखिर कॉन्डम फट क्यों जाते हैं। इस बीच उसे एक शादी अटेंड करनी थी। वो उस शादी में जाती है। वहाँ उसे वो लड़का दिखता है
जो उसे उस दिन बस में मिला था। इस बार सान्या जाकर उससे खुद से बात करती है, उस दिन के लिए सॉरी भी बोलती है। ऋषि को भी सान्या अच्छी लगी। वो दोनों एक दूसरे से बात करके बहुत खुश थे। वो पूछता है कि आप जॉब करते हैं ना? सान्या कहती है हाँ, और ये भी बताता है कि इसका एक अपना पूजा भंडार है। ऋषि अपना नंबर भी उसे देता है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं, एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं और कुछ दिनों के बाद इन्हें प्यार हो जाता है। इसके बाद दोनों की फैमिली मिलती है और दोनों की शादी तय हो जाती है। शादी तय होने के बाद वो अपने बॉस रतन जी के पास शादी का कार्ड लेके जाती है। हालांकि उसके मन में था कि वो शादी में ना आए, पर जब रतन जी ने ये कार्ड देखा तो खुद ही बोल दिए कि आप टेंशन मत लो, मैं आपकी शादी में नहीं आऊँगा। पर जब उन्होंने पूछा कि क्या तुमने अपने होने वाले पति को ये बताया कि तुम कहाँ काम करती हो, तो सान्या ने कहा कि नहीं, वो पूजा पाठ वाले लोग हैं, वो नहीं समझेंगे, और मैं बोलूँ भी तो क्या बोलूँ, 1-2 महीने की बात है, ये निकल जाएगा। इस पर रतन जी ने एक बात कही कि बेटा तुम जो काम कर रही हो वो करने में शर्म मत करो, बड़ा ही नेक काम है, आप जिंदगी बचाती हो। ये सुनने के बाद सान्या काम तो कर रही थी, पर उसके मन में बड़ी दुविधा चल रही थी। वो कई बार ये सोचती कि ऋषि को सब सच बता दूं, पर वो हिम्मत नहीं कर पाती। फिर उसने अपनी छोटी बहन को सब कुछ बताया कि वो कहाँ काम करती है। इसके बाद शादी का दिन आ गया। बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी हो गई और वो कालरा फैमिली में शामिल हो जाती है। अब सुहाग रात में सान्या ऋषि को कॉन्डम यूज़ करने के लिए बोलती है, पर उसे लगता है कि हम तो पति पत्नी हैं, फिर ये क्यों? तब सान्या उसे बताती है कि इसलिए कि हम अभी तुरंत बच्चे नहीं चाहते। खैर ये रात बीत जाती है। ऋषि अपने बड़े भाई राजन कालरा और निशा कालरा के साथ रहता था। निशा की तबीयत लगातार खराब रहती थी, पर तबीयत खराब होने के बाद भी उसे घर का सारा काम करना पड़ता था। अब सान्या के लिए भी प्रॉब्लम होने वाली थी, क्योंकि अभी तक उसने किसी को ये नहीं बताया कि वो कहाँ काम करती है। अब अगले दिन ऋषि जिद करने लगा कि वो उसे अपनी बाइक पर ऑफिस छोड़ के आएगा। अब ये उसके साथ चली तो गई, पर किसी दूसरे कंपनी के पास उतर गई। वो वहाँ नहीं गई जहाँ वो काम करती थी। ऋषि के बड़े भाई राजन स्कूल के टीचर थे और बायोलॉजी पढ़ाते थे, पर जब भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाना हो तो लड़कों को अलग और लड़कियों को अलग पढ़ाया जाता था। सान्या की लाइफ धीरे धीरे अच्छी चलने लगी। घर भी संभालती, घर के लोगों को भी और अपने काम को भी, सब कुछ ठीक जा रहा था। एक दिन सान्या की भाभी निशा अचानक जमीन पर गिर जाती है। सान्या जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा कि ये इनका दूसरा एबॉर्शन है और एक बार अगर ऐसा होता है तो इनकी जान जा सकती है। डॉक्टर से मिलने के बाद जब वो अपनी भाभी से मिलती है तो उन्होंने बताया कि ना चाहते हुए भी 3 बच्चे हो गए। अब और बच्चे होंगे तो उन्हें पालेंगे कैसे? सान्या कहते हैं कि आप कॉन्डम यूज़ क्यों नहीं करते? तो वो बताती है कि इसके भैया को वो गंदी चीज़ लगती है जिसे घर में छुपा कर रखना पड़े। निशा की बेटी जब अपने माँ को इस हालत में देखती है तो वो डर जाती है। अब सान्या को समझ आता है कि वो क्या काम कर रही है। अब वो अपने इस 1 साल के एग्रीमेंट को फाड़ देती है और अपने बॉस को कहती है कि सान्या कहीं काम करेगी तो बस यही करेगी। अब वो और जोर लगाकर काम करती है और बेस्ट प्रोडक्ट बनाकर दिखाती है। ये देखकर रतन जी बहुत खुश हो जाते हैं। अब सान्या इसकी शुरुआत अपने घर से करती है। वो रात को एक फाइल ऋषि को दिखाती है और ये कहती है कि अगर एक लड़की प्रेगनेंसी पिल्स यूज़ करती है तो उसे कितने सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, इसलिए वो उसे कॉन्डम यूज़ करने के लिए बोलती है। पर हमेशा की तरह इस बार भी वो ना बोलता है, पर यह कहती है कि अगर आपको प्यार चाहिए तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप भूल जाओ। अब मन मार के भी ऋषि अगले दिन दुकान पर इसे खरीदने के लिए चला जाता है। वो दुकान पर चले तो जाता है पर मांग नहीं पाता, पर किसी तरह मांगता भी है तो दुकानदार उसे सुना देता है कि तुम लोग ऐसी चीज़ें यूज़ करते हो इसीलिए हमें बेचना पड़ता है। पर ऋषि रात को जब इसे यूज़ करता है तो उसे अच्छा लगता है। अब अगला कदम था अपनी भाभी को इस बात के लिए मनाना कि वो भैया को भी कॉन्डम इस्तेमाल करने के लिए बोले। पर जब वो उनसे बात करती है तो वो कहती है कि इसके भैया नहीं मानेंगे। फिर भी वो कहती है कि अगर सभी औरतें इसे यूज करने लगे तो मैं भी उन्हें मना लूँगी। तब सान्या अपने आस पड़ोस के सभी औरतों को बुलाती है
और उन्हें समझाती है कि पिल्स लेने से हमारे शरीर में क्या क्या होता है। इसलिए वो सभी को समझाती है, वो सभी अपने पति को इसे इस्तेमाल करने के लिए बोले और सभी इस बात पर मान भी जाते हैं और ये सभी अपने पति को कॉन्डम इस्तेमाल करने के लिए बोलती है। सभी चाहते तो नहीं थे पर उन सब को मानना पड़ता है और सभी इस्तेमाल करने भी लगते हैं। रतन जी की कंपनी को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक दिन बहुत सारे आदमी कॉन्डम लेने के लिए दुकान पर पहुंच जाते हैं। दुकानदार बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है, तो सारे लोग कहते हैं कि क्या करें, इसके बिना वो पास नहीं आने देती। तब वो दुकानदार उन सबको भड़का देता है और सभी को इस बात के लिए राज़ी कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब सारे पति अपने पत्नियों से दूरी बनाने लगते हैं। अब सभी को शक होने लगा कि ये कहीं और कुछ तो नहीं कर रहे हैं। अब फिर से इन सारी औरतों की मीटिंग होती है और वो सभी सान्या को कहती है कि वो उनकी बात नहीं मानेंगी, नहीं तो उनका घर टूट जाएगा। अब सान्या के लिए सारी बातें उल्टी पड़ जाती है, पर ये तो शुरुआत थी। सान्या ने सोचा कि अब सच का सामना किया जाए। उसने फैसला किया कि वो ऋषि को अपने जॉब के बारे में सब कुछ सच बताएगी। अगले दिन वो ये बताती इससे पहले मोहल्ले के सारे लोग सान्या के घर पहुंच गए और ऋषि के बड़े भाई को उल्टा सीधा सुनाने लगे। पहले तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, मगर वो लोग अपने साथ एक पेपर लेके आए थे जिसमें सान्या के बारे में छपा हुआ था और तब उन्हें पता चलता है कि सान्या कॉन्डम की कंपनी में काम करती है। लोग सान्या पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा रहे थे। ये खबर कालरा फैमिली पर एक बम की तरह गिरा। सबके जाने के बाद ऋषि भी इस बात से नाराज था कि उसने अभी तक उससे झूठ बोला। ऋषि के बड़े भाई ने कहा कि अगर इस घर में रहना है तो सान्या को अपनी जॉब छोड़नी होगी। सान्या समझाने की कोशिश करती है, पर जब देखती है कि वो ऐसा नहीं कर पाई तो वो घर छोड़कर निकल जाती है। सान्या जब घर चली गई तो उसकी माँ भी परेशान हो गई, पर फिर एक दिन रतन जी उससे मिलने पहुँचे और इस बात के लिए माफ़ी मांगी जो खबर अखबार में छपी थी। उनसे बात करने के बाद सान्या को लगा तो कॉन्डम के नाम से इसलिए भागते हैं क्योंकि उन लोगों को कॉन्डम के बारे में कभी किसी ने बताया ही नहीं और ना ही कभी टीचर ने बच्चों को इस टॉपिक के बारे में पढ़ाया। तब उसने समझा कि मुझे इस प्रॉब्लम की जड़ पर काम करना होगा। सबसे पहले तो वो ऋषि के भाई के स्कूल जाती है और वहाँ के प्रिंसिपल को बोलती है कि वो इन विषयों को पढ़ाएं और इसे ऑप्शनल नहीं बल्कि कंपलसरी करें, पर वो सान्या को इस बात के लिए मना कर देते हैं। तब वो ये ठानती है कि वो खुद बच्चों को इस बारे में पढ़ाएगी और स्कूल के सामने अपनी एक क्लास खोल लेती है। पहले तो कोई नहीं आता, फिर एक दिन एक बच्चा आकर डरते हुए पूछता है कि मैम अगर हम किसी को किस करते हैं तो क्या वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। सान्या ने कहा नहीं और ये भी कहा कि किसी को कुछ भी पूछना हो तो यहाँ आ सकते हो। अगले दिन बहुत सारे लड़के लड़कियाँ वहाँ पहुँचती है अपने डाउट्स लेके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर। सान्या सभी को समझाती है, पर थोड़ी देर बाद वहाँ ऋषि के बड़े भाई आते हैं। सारे बच्चों को वहाँ से वो जाने के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं कि वोट देने का अधिकार 18 के बाद मिलता है, शराब पीने का अधिकार 25 के बाद। तो फिर इतने छोटे बच्चों को ये पढ़ाना कि बच्चे कैसे पैदा करें सही है क्या? सान्या कहती है भाई जी आप बात तो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन एक बच्चे में बदलाव 12 से 13 साल में होना शुरू हो जाता है। क्या आप उस बदलाव को रोक सकते हैं? अगर इनके पास जानकारी नहीं रहेगी तो ये गलती करेंगे और जानकारी रहेगी तो ना गलती करेंगे और ना ही करने देंगे। इसलिए मैं पढ़ाना तो छोड़ नहीं सकती। इसके बाद हम ऋषि को देखते हैं जो एक रात सान्या को बहुत याद करता है। तब उसके पापा उसके पास आते हैं और जब उससे बात करते हैं तो पता चलता है कि सान्या से वो इसलिए गुस्सा है क्योंकि उसने उससे झूठ बोला। पर उसके पापा ने उसे एक किस्सा सुनाया कि जब ये लोग छोटे थे तो उनकी जॉब छूट गई थी और उन्हें टेम्पो चलाना पड़ा था। ऋषि ने कहा कि पापा टेम्पो चलाना और ये काम करना दोनों में बहुत अलग है। पर वो कहते हैं कि अगर मैं आज ये कहूँ कि मैं टेम्पो नहीं बल्कि एक कसाई घर में काम करता था जहाँ मेरा काम बकरे को हलाल करना था, हमारी फैमिली जो कि पूजा पाठ के लिए जानी जाती है वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसलिए झूठ हमेशा गलत हो ये ज़रूरी नहीं,
मुझे वो करना पड़ा क्योंकि मुझे अपने परिवार को देखना था। उनकी बात सुनकर ऋषि सोचने लगता है। इसके अगले दिन सान्या को पुलिस उठा लेती है और ऋषि ये देख लेता है। वो उसे छुड़ाने के लिए दुकान से कुछ पैसे निकाल कर जाता है, तो उसके बड़े भाई उसे ऐसा करने से रोकते हैं। दोनों में थोड़ी बहस होती है। ऋषि ये कहता है कि मैं अपनी पत्नी को इस तरह जेल में तो नहीं छोड़ सकता। ऋषि जाता है, उसे छुड़ाता है और उसे सॉरी भी बोलता है, इसलिए क्योंकि मुसीबत के समय उसने उसका साथ छोड़ दिया। अगले दिन सान्या और ऋषि दोनों घर में ही बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। जहां बच्चों के साथ ऋषि के मॉम डैड भी थे, उनकी भाभी भी थी। जब ये उनके बड़े भाई को पता चलता है तो वो गुस्सा करने लगते हैं, पर इस बार उनकी पत्नी निशा उन्हें समझाती है कि उसने बिना बताए 2 बार एबॉर्शन करवाए और ऐसा भी हो सकता था कि उसकी जान चली जाती। उनकी बेटी उसे ये कहती है कि कल को अगर मुझे ऐसे बार बार हॉस्पिटल जाना पड़े तो क्या आपको खराब नहीं लगेगा। बेटी की बात सुनकर राजन ये समझ पाता है कि उससे गलती कहाँ हो रही थी। वो अब सान्या की तारीफ करता है और अब इस कॉन्डम का इम्पोर्टेंस सारे शहर के लोग जानने लगते हैं। और दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।